चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन, कि कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड के अंदर कब फ्लोट करेगा, उसकी क्या कंडीशंस होंगी, उसके किस तरह के सवाल होंगे, इन बातों को डिस्कस करते हैं। जेई के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से फ्लूइड के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर सवाल पूछे गए होंगे तो फ्लोटेशन पर ही पूछे गए होंगे। तो चलिए सुनिए, बड़ा हेडिंग लिखना। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन। नाम से बड़ा आइडिया लग गया होगा कि आपका जो सॉलिड है बड़ा वो लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है। कैसे कर रहा है समझिएगा इस बात को। मान लीजिए बड़ा आपके पास कोई लिक्विड है इस तरह से, ऐसे ये बड़ा लिक्विड की फ्री सरफेस है और इसके अंदर बड़ा कोई सॉलिड है वो ऐसे फ्लोट कर रहा है और ऑफ कोर्स पास में बड़ा लिक्विड तो है ही ऐसे, ठीक है। ये जो सॉलिड था इसका जो पूरा वॉल्यूम है, पूरा का पूरा जो वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम जो है वो तो V नॉट है। जो टोटल वॉल्यूम है दैट इज V नॉट और इसमें से इसका कुछ वॉल्यूम जो है वो लिक्विड के अंदर है। जो लिक्विड के अंदर वाला वॉल्यूम है वो बड़ा मैं इसको लिखता हूं V इन, ये वॉल्यूम इसका अंदर है, लिक्विड के अंदर है। ये फ्लोट कर रहा है, ये बड़ा आपका जो सॉलिड है ये फ्लोट कर रहा है। सॉलिड की डेंसिटी मैंने रो ले रखी है और जो आपका लिक्विड है बड़ा मैंने उसकी डेंसिटी रो ले रखी है और सॉलिड की डेंसिटी मैंने सिग्मा ले रखी है, ठीक है। ये बड़ा इस तरह से फ्लोट कर रहा है। सर क्यों फ्लोट कर रहा होगा? बड़ा इसलिए फ्लोट कर रहा होगा क्योंकि इस पर अच्छा खासा बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा और वो जो बॉयंसी फोर्स होगा वो जरूर mg को बैलेंस कर रहा होगा। कैसे? लिक्विड की जो सरफेस होगी, सॉरी बेटा, लिक्विड जो होगा वो इस सॉलिड के सरफेस को ऐसे पुश कर रहा होगा, ऐसे बड़ा पुश कर रहा होगा, ऐसे पुश कर रहा होगा। हर तरफ से जो लिक्विड है वो इस तरह से पुश कर रहा होगा, ऐसे पुश कर रहा होगा। इन सारे पुश का जो रिजल्टेंट होगा वो लग रहा होगा इस पूरे के पूरे सॉलिड पर ऊपर की तरफ नेट कांटेक्ट फोर्स या नेट अपथ्रस्ट फोर्स, ऑल्सो नोन एज बॉयंसी फोर्स। कितना होता है ये बॉयंसी फोर्स? बेटा मेरे ख्याल से बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला हमने याद कर रखा है, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी। सर कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है, कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया है? इसने सिर्फ और सिर्फ इतना लिक्विड डिस्प्लेस किया बेटा। सॉलिड का सिर्फ और सिर्फ इतना हिस्सा ही अंदर डूबा हुआ है लिक्विड के, इसने सिर्फ और सिर्फ इतने लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। इतनी जगह में अगर लिक्विड होता तो उसका मास कितना होता, उसका mg कितना होता, वही हमारा बॉयंसी फोर्स है। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर बॉयंसी फोर्स की वैल्यू आ गई है। डेंसिटी तो लिक्विड की, वॉल्यूम बड़ा सिर्फ और सिर्फ ये अंदर वाला दैट इज V इन इंटू जी। फेयर इनफ। इसी सॉलिड पर नीचे की तरफ ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा होगा दैट इज mg। वो होगी इस सॉलिड की डेंसिटी सिग्मा इनटू इसका पूरा वॉल्यूम, बड़ा पूरा वॉल्यूम शायद हमने V नॉट लिखा हुआ है, बड़ा V नॉट लिखा हुआ है, इनटू V नॉट इनटू जी। हम ये भी जानते हैं कि हमारा जो सॉलिड है वो कहीं जा नहीं रहा, फ्लोट कर रहा है, मतलब बस रेस्ट पे है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। ये है इक्विलिब्रियम पे, और अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो पक्की बात है कि बेटा इस पर नेट फोर्स जो है वो जीरो आना चाहिए। नेट फोर्स अगर जीरो आना चाहिए तो ऑब्वियस बात है कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। ऊपर लग रहा है आपका बॉयंसी फोर्स और नीचे लग रहा है आपका mg। बॉयंसी फोर्स ऑफ कोर्स मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, बड़ा आपका mg तो है ही है। दिस कम्स आउट टू बी डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम अंदर वाला इनटू जी शुड बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड वॉल्यूम पूरा इनटू जी। बड़ा दिस इज द कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन। ये बड़ा आपकी कंडीशन है फ्लोटेशन की। इससे बड़ा मैं ये भी कह सकता हूं कि अंदर कितना वॉल्यूम है डिवाइड बाय पूरा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बड़ा ये ऊपर है आपकी डेंसिटी ऑफ सॉलिड
अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब हम जानते हैं कि फ्लोट होने के लिए अंदर जितना वॉल्यूम है वो पूरे वाले वॉल्यूम से कम होना चाहिए, तभी तो फ्लोट कर रहा होगा। तो ऑब्वियस बात है कि हमारा जो इनसाइड वॉल्यूम है इट शुड बी लेस देन टोटल वॉल्यूम। इट मीन्स दैट दिस फ्रैक्शन शुड बी लेस देन 1, सो दिस ऑल्सो शुड बी लेस देन 1। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि V in अपॉन V नॉट इज सिग्मा अपॉन रो एंड इट शुड बी लेस देन 1। इसका मतलब सॉलिड की जो डेंसिटी है बड़ा वो आपके लिक्विड की डेंसिटी से कम होनी चाहिए। सॉरी, आपकी सॉलिड की जो डेंसिटी है बड़ा वो लिक्विड की डेंसिटी से कम होनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि फ्लोट करे और इसका कोई ना कोई पोर्शन बाहर दिखे आपको। तो इसके लिए बड़ा इंश्योर करना पड़ेगा कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होनी चाहिए, तभी फ्लोट करेगा और इसका कुछ ना कुछ हिस्सा बाहर रहेगा। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि उस सॉलिड का कितना फ्रैक्शन जो है वो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है। फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड सबमर्ज्ड इन लिक्विड, कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। तो आप लिखना चाहो थोड़ा एक छोटी सी बात और लिख सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सबमर्ज्ड। कितना वॉल्यूम बड़ा सबमर्ज्ड है? तो आप कह सकते हो कि V इन डूबा हुआ है, टोटल है V नॉट एंड इट विल बी ऑफ कोर्स डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सर इस बात का अर्थ क्या है? बड़ा इस बात का ये अर्थ निकला कि अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के मुकाबले अगर हाफ है तो इसका मतलब हाफ वॉल्यूम अंदर होगा और हाफ बाहर होगा। अगर सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी की 0.4 है, इसका मतलब 0.4 वॉल्यूम अंदर होगा, 0.4 पूरे वॉल्यूम का 0.4 अंदर होगा और 0.6 बाहर होगा। अगर लिक्विड की डेंसिटी के मुकाबले सॉलिड की डेंसिटी अगर मान लो 0.8 टाइम्स है तो आप कह सकते हो कि 0.8 फ्रैक्शन मतलब 80% जो वॉल्यूम होगा वो अंदर होगा और 20% वॉल्यूम आपका बाहर होगा। ठीक है, नॉट दैट टफ। अच्छा रिजल्ट है, याद रख सकते हो। कई जगह बड़ा परसेंटेजें पूछ लेते हैं कि कितना परसेंटेज वॉल्यूम अंदर है, तो उस केस में कितना परसेंटेज अंदर है, उसके लिए अंदर कितना वॉल्यूम है डिवाइड बाय टोटल कितना वॉल्यूम है मल्टीप्लाई विथ 100 एंड इट विल बी डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू 100। अगर फ्रैक्शन की बजाय अगर परसेंटेज की बात करोगे तो बड़ा ये आपका फॉर्मूला है। अच्छा फॉर्मूला है, चाहो तो बड़ा आप याद कर सकते हो। तो फ्लोट करे और कुछ हिस्सा बड़ा बाहर रहे, ऐसे केस में सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होनी चाहिए और सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के जितने टाइम्स होगी वही फ्रैक्शन उस वॉल्यूम का उस सॉलिड का अंदर रहेगा और बड़ा बाकी वाला बाहर रहेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए कहूं, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कहूं तो फॉर एग्जाम्पल कहूं तो मैं ऐसे कह दूं कि अगर मान लो सॉलिड की डेंसिटी अपॉन लिक्विड की डेंसिटी अगर मान लो 0.4 है, अगर मान लो 0.4, तो इसका अर्थ ही हुआ कि ये लिक्विड और ये सॉलिड, तो ये जो अंदर वाला वॉल्यूम होगा ये पूरे वॉल्यूम का 0.4 टाइम्स है, मतलब 40% टोटल वॉल्यूम अंदर है और आपका 60% वॉल्यूम आपका बाहर है। ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए यहां पर एक और बना दूं। अगर मान लीजिए कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी का 0.8 टाइम्स है, तो इस बात का अर्थ ये हुआ कि अगर ये आपका लिक्विड है और बेटा ये आपका अगर सॉलिड है, तो सॉलिड की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी के मुकाबले अगर 0.8 टाइम्स है तो 80% वॉल्यूम जो होगा वो तो अंदर होगा सॉलिड का। किसके अंदर होगा? लिक्विड के अंदर। और 20% मतलब टोटल वॉल्यूम का 0.2 टाइम्स बाहर होगा, 20% वॉल्यूम आपका बाहर होगा। तो ये थोड़ा आपके टिप्स पे होना चाहिए। अगर टिप्स पे होगा तो बड़ा थोड़ा समय कई सवाल करने में हेल्प मिल सकती है। आई होप इट्स ओके बेटा। बहुत ही आसान सा काम था, बहुत टफ काम तो नहीं था, इजी सा काम था। आगे चलते हैं।
एक सवाल करें। चलिए बच्चों, एक सवाल कीजिए। आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट, आपके पास बड़ा इस तरह का अरेंजमेंट, ये बड़ा कोई लिक्विड, इस लिक्विड की जो डेंसिटी है मैं आपको दे रहा हूं 1500 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, इसके अंदर मैंने बड़ा एक क्यूब डुबो रखा है ऐसे, ऐसे लिक्विड बड़ा आपका ऐसे, लिक्विड ऐसे, जो सॉलिड है बड़ा आपका क्यूब है, और उस क्यूब की बड़ा हर साइड 10 सेंटीमीटर, हर साइड बड़ा उसकी 10 सेंटीमीटर है, और उस 10 सेंटीमीटर में से जो अंदर पोर्शन है वो आपका 6 सेंटीमीटर है, और जो क्यूब है ये बड़ा ऐसे इक्विलिब्रियम पे है, कहीं नहीं जाना, बस रेस्ट पे। टोटल हाइट 10 सेंटीमीटर है, अंदर वाला जो हिस्सा है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। फाइंड डेंसिटी ऑफ क्यूब, बड़ा क्यूब की डेंसिटी बताओ। बड़े आराम से हो जाएगा, बड़ा ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसमें तो कोई पंगा ही नहीं है। आप अगर फॉर्मूले से नहीं करना चाहो और बेसिक से करना चाहो तो आप कहोगे देखो सर ऐसा है, सबसे पहले नीचे की तरफ mg लगेगा, mg होगा इस सॉलिड की डेंसिटी, सॉलिड का वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम बेस एरिया इनटू हाइट, बेस एरिया है 100, हाइट है 10, बट मैंने सेंटीमीटर क्यूब में लिख दिया, चलेगा, चिंता मत करो, इनटू जी। ठीक है, ऊपर का फोर्स। अच्छा बट आपको अगर ये वॉल्यूम ऐसे लिखने में दिक्कत है, कोई दिक्कत है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 10 कितना हो गया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई विथ 10⁻⁻⁶। भाई सेंटीमीटर क्यूब है ना, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻², तो ये 10 सेंटीमीटर का क्यूब था, तो मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए ऑफकोर्स 10⁻⁶, ऐसे कर लो। ठीक, ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स भी लगेगा। बॉयंसी फोर्स कितना लगेगा, बॉयंसी फोर्स लगेगा कि इसने कितने लिक्विड को डिस्प्लेस किया उसका मास इनटू जी, इसने जिस लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उसकी डेंसिटी, वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ अंदर वाला, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम कितना होगा, बेस एरिया, बेस एरिया तो 100 इंटू हाइट, हाइट इज ऑफ कोर्स 6, सिर तो सारे सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁶ इंटू ऑफ कोर्स जी। हम जानते हैं कि हमारा जो क्यूब है वो तो इक्विलिब्रियम में है, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। जैसे मैंने कहा कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, आपको सर दिस इक्वल्स टू दिस, मेरे पास आ गया रो इंटू 100 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू जी शुड बी इक्वल टू सिग्मा चलिए बच्चों 100 10⁻⁻⁶ जी बड़ा क्या कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया रो इंटू 6 इज इक्वल्स टू 10 इंटू सिग्मा, बड़ा मेरे पास सिग्मा की वैल्यू आ गई 6 टाइम्स रो, बड़ा रो में पहले से पता है दैट इज 1500 kg पर मीटर क्यूब अपॉन 10, बड़ा कितना 900 आ गया हुआ, 900 kg पर मीटर क्यूब, ये हमारा आंसर। को बच्चे कहते सर बेसिक से ना कर रहा मैं तो, बताओ सर फॉर्मूला लगा दूं, बिल्कुल लगा दो बेटा। फॉर्मूले के हिसाब से आप कह सकते हो कि अंदर वाला वॉल्यूम अपॉन पूरा वॉल्यूम इज ऑफ कोर्स डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फ्लोट तो कर ही रहा है, फॉर्मूला काम देना चाहिए। अंदर वाला वॉल्यूम आप लिख सकते हो क्रॉस सेक्शनल एरिया 100 इंटू 10⁻⁻⁴, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, इनटू बड़ा ये वाली हाइट, हाइट बड़ा ऑफ कोर्स आ गया आपके 6 सेंटीमीटर।
डिवाइड बाय पूरा वॉल्यूम है 100 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू बड़ा 10 इंटू 10⁻⁻²। अगर हम इनको SI यूनिट में कन्वर्ट ना करते तब भी चलता, दोनों CGS में होते थोड़ा यूनिट्स तो वैसे कैंसिल हो जाती, तो आप 100 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 10 भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। डेंसिटी ऑफ सॉलिड, अरे वही तो मुझे निकालनी है, अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, बड़ा वो है मेरे पास 1500 kg पर मीटर क्यूब, वही बड़ा आपका आंसर आ जाएगा। दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू कैंसिल 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 कैंसिल, दैट कम्स आउट बी 6 इंटू 1500 अपॉन 10, बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 900 kg पर मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर। आई होप यू गेट द पॉइंट। अच्छा सा बड़ा फॉर्मूला है, याद रखना चाहो याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले, एक और करें, चलिए। सुनिए बेटा, एक और सवाल है, बढ़िया सा आराम से सुनने वाला समझने वाला सवाल है, बड़ा कीजिएगा। हमारे पास ये कोई लिक्विड है, इसके अंदर ये एक सॉलिड, ये एक सॉलिड, इसकी डेंसिटी सिग्मा 1, इसकी डेंसिटी सिग्मा 2, ये बड़ा एक रस्सी से इस तरह से जुड़े हुए हैं। और इसका वॉल्यूम V0, तो बड़ा इसका वॉल्यूम भी V0, बस दोनों का वॉल्यूम V0। और लिक्विड की डेंसिटी आपको पता करनी है, लिक्विड की डेंसिटी रो, ये आपको पता करनी है, सो दैट बोथ ऑफ देम आर एट इक्विलिब्रियम। ये दोनों इक्विलिब्रियम पे हैं, कहीं नहीं जा रहे, बस पड़े हैं, ना ऊपर जा रहे ना नीचे जा रहे। तो बताओ कि लिक्विड की डेंसिटी कितनी होगी, लिक्विड की डेंसिटी कितनी होगी, बड़ा हमसे सवाल पूछा गया। कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। इस सॉलिड को देखो, सबसे पहले इस सॉलिड पर नीचे की तरफ mg, इसका mg हम जानते हैं, दैट विल बी ऑफ कोर्स सिग्मा 1 इंटू V0 इंटू जी। जो लिक्विड होगा वो ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स लगाएगा, उस बॉयंसी फोर्स की वैल्यू होगी कितनी होगी बेटा, लिक्विड की डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम, बड़ा ऑफ कोर्स सारा ही डूबा हुआ है, इंटू V0 इंटू जी। अच्छी बात है। हो सकता है बेटा रस्सी में टेंशन भी हो, तो रस्सी में टेंशन होगी तो रस्सी खींचेगी नीचे की तरफ किसी न किसी टी फोर्स से। अच्छी बात। अगर मैं नीचे वाले सॉलिड की अगर बात करूं तो नीचे वाले सॉलिड को अगेन अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ, कितने से, दैट इज सिग्मा 2 इंटू V0 इंटू जी। जो लिक्विड है वो ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, लिक्विड ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, बॉयंसी फोर्स लगा रहा है, वो कितने फोर्स से, लिक्विड की तो डेंसिटी वॉल्यूम बड़ा सारे डूबा हुआ है, तो V0 इंटू जी। और रस्सी के बारे में कुछ नहीं बोल रखा, तो हम तो आइडियल मान के चलेंगे कि रस्सी जो है वो आइडियल है, तो ऑफ कोर्स रस्सी में हर जगह टेंशन सेम। रस्सी अगर इस स्फीयर को खींच रही है नीचे, तो ऑफ कोर्स इस स्फीयर को खींचेगी ऊपर और उसी फोर्स टी से। और हमें बोल रखा कि सारा का सारा सिस्टम कहीं नहीं जा रहा, हम तो हर काम कर सकते हैं, हम तो टेंशन तक निकाल सकते हैं। तो सवाल को करने के दो तरीके हैं बेटा, सवाल को करने के दो तरीके। पहला, इस ब्लॉक की एफबीडी बन चुकी है, न्यूटन से लगाओ। सर एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। जैसे आपने कहा कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो रो इंटू V0 इंटू जी शुड बी इक्वल टू सिग्मा 1 इंटू V0 इंटू जी प्लस टेंशन। ये भी रेस्ट पे होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। ऊपर का फोर्स मेरे पास आ गया है रो इंटू V0 इंटू जी, ऊपर ही लग रहा है टेंशन शुड बी इक्वल टू नीचे की तरफ, दैट इज सिग्मा 2 इंटू V0 इंटू जी। सर मुझे टेंशन नहीं चाहिए, किसको चाहिए, ऐड कर दो। दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो मेरे पास आ गया रो इंटू V0 इंटू जी 2 टाइम्स इज इक्वल्स टू सिग्मा 1 इंटू V0 इंटू जी प्लस सिग्मा 2 इंटू V0 इंटू जी। बेटा लेफ्ट में और राइट में जो टी आया वो तो कैंसिल हो गया, V0 से V0 गया, G से G गया, और हमारे पास रो की बड़ा वैल्यू आ गई, दैट इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2
अपॉन टू। लिक्विड की डेंसिटी इतनी होनी चाहिए। बढ़िया। अगर कोई हमसे पूछ ले इस सवाल में कि टेंशन कितनी होगी, इस रो को उठाओ बेटा, किसी भी इक्वेशन में रख दो, हम टेंशन भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। लेकिन कोई बच्चा कहते हैं कि सर अलग अलग ब्लॉक्स की एफबीडी बनाने की क्या जरूरत थी। आप तो पूरे सिस्टम पर, इसको पूरे को सिस्टम मान लो, इस पूरे सिस्टम पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाओ। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑन सिस्टम लगाओ, पूरे सिस्टम पे लगाओ, बिल्कुल लगाएंगे। लेकिन जैसे पूरे सिस्टम पर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाऊंगा ना, फिर मैं कहूंगा कि देख बेटा, सिस्टम में से एक जने पर टेंशन टी नीचे है, दूसरे पर उतना ही टेंशन टी ऊपर है। मत लिखो, कैंसिल हो गया, ये तो इंटरनल फोर्स हो गया। तो एक्सटर्नल फोर्स कौन से हैं? एक्सटर्नल फोर्स है mg, बुएंसी बुएंसी, बस। 2 बुएंसी ऊपर और 2 mg नीचे, और पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ऊपर के फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। ऊपर के 2 फोर्स हैं दिस एंड दिस, दोनों को ऐड करना, दैट इज 2 रो इंटू वी नॉट इंटू जी। नीचे 2 फोर्स हैं, कौन से बेटा नीचे की तरफ 2 फोर्स हैं? आप बोलोगे सर एक ये, दोनों को बेटा ऐड करना, सिग्मा 1 इंटू वी नॉट इंटू जी प्लस सिग्मा 2 इंटू वी नॉट इंटू जी, जी वी नॉट बड़ा गायब, हमारे पास रो की वैल्यू आ गई है सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2। वही बड़ा हमारा आंसर आ गया है। जैसे सोचना चाहो वैसे सोच लो। इसी सवाल में अगला पार्ट में बड़ा आपसे पूछ सकता हूं, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। कोई दिक्कत नहीं है, ये जो हमने रो निकाल लिया है इसे बड़ा इस इक्वेशन में रख दो, आपका टेंशन आ जाएगा। जो गिवन टर्म्स थी उनकी टर्म्स में बेटा आपका टेंशन भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आई होप इट्स ओके। आगे चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट इज एक बढ़िया सा सवाल करते हैं, एक तो बड़ा बढ़िया से सवाल करते हैं, अच्छे सवाल हैं, आराम से, टेक योर टाइम, इत्मीनान से कीजिएगा। सवाल बेटा ऐसा है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, और एसएचएम का है। हमने बेटा एसएचएम पढ़ रखा है, लेकिन एसएचएम के अंदर हम लोगों ने फ्लूइड के सवाल नहीं किए थे, अब कर लेते हैं। हमारे पास ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का सॉलिड सिलेंडर है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का सॉलिड सिलेंडर है और ये एक लिक्विड के अंदर ऐसे फ्लोट कर रहा है। जिस टाइम पर ये फ्लोट कर रहा है, इसका जो हिस्सा अंदर डूबा हुआ है वो H है, वो H गिवन है, H गिवन है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है, बाकी कुछ भी गिवन नहीं है। बस ये गिवन है कि दिस सिलेंडर इज फ्लोटिंग इन लिक्विड। ये गिवन है कि ये जो सिलेंडर है ये इस टाइम पर लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रहा है, ये गिवन है। और ये गिवन है कि कितना हिस्सा डूबा हुआ है, H हाइट का हिस्सा डूबा हुआ है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर आप इस सिलेंडर को हल्का सा प्रेस करते हो नीचे या ऊपर, वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप इसका कोई भी स्लाइड सा डिस्प्लेसमेंट करते हो, तो आपको प्रूव करना है कि यह सिलेंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और आपको उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड निकालना है। तो चलिए बच्चों सवाल लिखिए। प्रूव दैट इफ cylinder is displaced slightly in vertical direction, it will perform
सिंपल हार्मोनिक मोशन, also find टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, इस एसएचएम का टाइम पीरियड भी निकालें। दोनों काम करें, पहले एसएचएम प्रूव करें और फिर एसएचएम का टाइम पीरियड भी निकालें। बिल्कुल करते हैं बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है, आराम आराम से इत्मीनान से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। और दिया हुआ सिर्फ और सिर्फ एच है, तो आंसर में बेटा जी एच आना चाहिए, और कोई मान लो कोई कॉन्स्टेंट टर्म्स हो तो वो आनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं आना चाहिए। ठीक है, कर देंगे यार। सॉलिड की डेंसिटी बेटा मैं एक बार के लिए सिग्मा मान रहा हूं, आंसर में सिग्मा नहीं आना चाहिए। लिक्विड की डेंसिटी बेटा मैं एक बार के लिए रो मान लेता हूं, आंसर में रो नहीं आना चाहिए। इस पूरे के पूरे सिलेंडर की जो टोटल हाइट है, टोटल लेंथ जो है, वो मैं एक बार के लिए एल मान लेता हूं, आंसर में नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, मान तो बहुत कुछ रहे हो, हाँ बेटा मान रहे हो, शुरुआत मान लेता हूं। सबसे पहले इक्वेशन, सबसे पहले नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, इसकी खुद की डेंसिटी, खुद का वॉल्यूम, खुद के वॉल्यूम को लिख सकता हूं क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू हाइट इनटू जी। ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स, बॉयंसी फोर्स होगा मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, सिर्फ ये वाला वॉल्यूम ही चाहिए बेटा, क्योंकि सिलेंडर के सिर्फ इस वॉल्यूम ने ही इस लिक्विड को डिस्प्लेस किया है, इस वाले वॉल्यूम ने तो किसी लिक्विड को डिस्प्लेस किया ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतने से वॉल्यूम ने ही लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। तो लिक्विड डेंसिटी, अंदर वाला वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू एच इनटू जी। शुरुआत में हमारा सिस्टम फ्लोट कर रहा है, इक्विलिब्रियम पे है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। हमने जैसे बेटा ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स लिखा, ए से ए कैंसिल, जी से जी कैंसिल, मेरे पास आ गया रो इंटू एच इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एल। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे? अंदर वाला वॉल्यूम अपॉन पूरा वॉल्यूम इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अंदर वाला वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एच, पूरा वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू एल। डायरेक्ट भी बेटा अगर लिखते तो यही आता। चलो पहली इक्वेशन तो इक्विलिब्रियम की हो गई। एसएचएम प्रूव करने के लिए हमें इस सिलेंडर को हल्का सा डिस्प्लेस करना होता था, ऊपर नीचे किसी न किसी तरफ तो बड़ा डिस्प्लेस करना होता था। बड़ा हमें हल्का सा तो डिस्प्लेस करना होता था। अभी करते हैं, इससे बड़ा चाहे ऊपर डिस्प्लेस कर दो चाहे नीचे डिस्प्लेस कर दो, एक ही बात है। तो मैंने इस सिलेंडर को नीचे की तरफ x डिस्प्लेस कर दिया, नीचे की तरफ x डिस्प्लेस कर दिया और फिर से डायग्राम बना रहा हूं। बेटा मैं इसको नीचे की तरफ x डिस्प्लेस करने के बाद फिर से डायग्राम बना रहा हूं। x डिस्प्लेस करने के बाद डायग्राम विल लुक लाइक दिस। इसका जो हिस्सा डूब चुका है उसकी लेंथ आ चुकी है h प्लस एक्स। भाई पहले h थी, बड़ा हमने x नीचे की तरफ पुश कर दिया, h प्लस एक्स। फोर्सेस कौन से? नीचे की तरफ mg है, वो तो वही है बेटा। ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स है, बेटा मैं बॉयंसी फोर्स को FB डैश लिख रहा हूं क्योंकि ये पहले वाले से चेंज हो गया है, बढ़ गया है। सिर्फ बढ़ कैसे गया बेटा? जो डूबा हुआ हिस्सा है वो बढ़ गया। डूबा हुआ हिस्सा बढ़ गया तो ऑब्वियस बात है कि जिस लिक्विड को इसने डिस्प्लेस किया उस लिक्विड का वेट बढ़ गया, और उस लिक्विड का वेट बढ़ गया तो ऑफ कोर्स बॉयंसी फोर्स भी बढ़ गया। पहले बॉयंसी फोर्स और mg बराबर थे इसलिए इक्विलिब्रियम में था, लेकिन अब mg उतना ही है और बॉयंसी फोर्स ज्यादा है, तो ऑब्वियस बात है कि इस पूरे के पूरे सिलेंडर पर नेट फोर्स जो आएगा वो ऊपर की तरफ आएगा। जो नेट फोर्स आएगा बड़ा ऊपर की तरफ आएगा। अरे सर आएगा तो सही, कितना आएगा उसके लिए मुझे बॉयंसी फोर्स लिखना पड़ेगा। बॉयंसी फोर्स होगा लिक्विड की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वो वाला जो अंदर है, क्योंकि इतने ही लिक्विड को इसने डिस्प्लेस किया। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला वॉल्यूम लिखना है। ये वाला वॉल्यूम होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया
इंटू ये वाली हाइट एंड वी नो दैट कि दिस फोर्स इज मोर देन दिस। ये कितना है बड़ा, लिख दो आप इसे, डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू ए इंटू एल इंटू जी। ए एल बड़ा आपके पूरे पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम है। ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई है बॉयंसी फोर्स माइनस एम जी। लिखाओ बेटा, रो ए एच प्लस एक्स इंटू जी माइनस सिग्मा इंटू ए इंटू एल इंटू जी। थोड़ा एक्सपेंड करना, रो ए एच जी प्लस रो ए एक्स जी माइनस सिग्मा ए एल जी। बेटा रो ए एच जी और सिग्मा ए एल जी इनकी वैल्यू तो बराबर होगी। अरे रो ए एच जी और सिग्मा ए एल जी ये थोड़ा बराबर थी। अरे भाई रो इंटू एच की वैल्यू, रो इंटू एच की वैल्यू और सिग्मा इंटू एल की वैल्यू, सिग्मा इंटू एल की वैल्यू बराबर है। तो बेटा ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो गई और हमारे पास नेट फोर्स आ गया रो इंटू ए इंटू एक्स इंटू जी, दैट इज रो ए जी इंटू एक्स। हमने सवाल का पहला पार्ट कर दिया, एसएचएम प्रूव हो गया है। एसएचएम प्रूव करने की दो ही तो कंडीशंस हुआ करती थी। पहली कंडीशन ये कि डिस्प्लेसमेंट करोगे नीचे तो नेट फोर्स आएगा ऊपर, ये पहली कंडीशन। और ये जो भी नेट फोर्स आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो भी नेट फोर्स आएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आएगा। ये हमारी क्या कहते हैं बेटा उसे, दूसरी कंडीशन है एसएचएम की। तो हमने बातों ही बातों में एसएचएम प्रूव्ड, हमने एसएचएम प्रूव कर दिया। सर टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? निकाल लेंगे। एसएचएम में टाइम पीरियड कैसे निकालते थे? इस फोर्स को लिख दो बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन, इसी फोर्स को लिख दो बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन। अभी लिखता हूं बेटा, ये जो आपका नेट फोर्स आया है, दिस नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका बेटा? मास है खुद की डेंसिटी, खुद का वॉल्यूम, मास इनटू एक्सेलरेशन, इट शुड बी इक्वल टू कितना बड़ा फोर्स अपना, रो इंटू ए इंटू जी इंटू एक्स। ए से ए कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन इक्वल्स टू रो जी पॉन सिग्मा एल इंटू एक्स। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग एक्स। बड़ा हल्का फुल्का आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन तो याद आ गया होगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग एक्स, बट ऑफ कोर्स दिस समथिंग समथिंग मस्ट बी इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर। यही तो होती है बेटा एसएचएम की इक्वेशन। सो दिस समथिंग समथिंग कम्स आउट बेटा क्या, ओमेगा का स्क्वायर। और हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ गई है, यहां लिख दो बेटा, यहां लिख दो ओमेगा की वैल्यू, सॉरी यहां लिख दो बेटा, रो जी अपॉन सिग्मा एल। ये बड़ा हमारा ओमेगा आ गया। ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड भी आ जाएगा। लेकिन बच्चे बोलेंगे सर ना इसमें तो आपने सिग्मा रो एल ये सब लिखा हुआ है, ये सब तो सर सवाल में दे नहीं रखा था, सवाल में तो ऐसे दे रखा था। तो सर ये उड़ाओ सब, उड़ा दूंगा बेटा, बड़े आराम से उड़ा दूंगा। जहां पर सिग्मा इंटू एल लिखा हुआ है, हमें पता है जहां पर सिग्मा इंटू एल लिखा हुआ है, जहां पर बेटा सॉरी जहां पर सिग्मा इंटू एल लिखा हुआ है बेटा, मैं वहां पर रो इंटू एच लिख सकता हूं। रो से रो कैंसिल और मेरे पास ये आ गया जी बाई एच। ओमेगा आ गया बेटा, ओ सॉरी ओमेगा आ गया, ये ओमेगा स्क्वायर था बेटा, तो ओमेगा आ गया रूट ऑफ दिस। वो ओमेगा स्क्वायर था तो बेटा ओमेगा आ गया दिस। तो टाइम पीरियड होता है बेटा कितना, 2 पाई बाई ओमेगा। तो मेरे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई है 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच अपॉन जी। बेटा जी तो हमारा कांस्टेंट है ही, उसके टर्म में तो हम आंसर छोड़ ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा आंसर आ गया बेटा टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एच बाई जी।
यह आंसर गलत नहीं था, ये भी आंसर सही था, लेकिन सवाल के अंदर रो सिग्मा ये गिवन नहीं है, तो ऑफकोर्स आंसर किन टर्म्स में छोड़ोगे? अरे भाई जिन टर्म्स में सवाल पूछ रखा होगा उन टर्म्स में सवाल छोड़, उन टर्म्स में हम ऑफकोर्स आंसर भी तो छोड़ेंगे। तो आपका आंसर आ गया t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h अपॉन g। फेयर एनफ। आगे चलिए बच्चों, नेक्स्ट इज अगला पॉइंट। बड़ा नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ बुओयंसी। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है बेटा जहां पर हम mg लगता हुआ मानते हैं, उसी तरह से सेंटर ऑफ बुओयंसी बेसिकली वो वाला पॉइंट है जहां पर हम बुओयंसी फोर्स को लगता हुआ मान सकते हैं। ठीक है। ये वो वाला पॉइंट है जिसको हम कह सकते हैं कि यहां पर हम सारे के सारे बुओयंसी फोर्स को लगता हुआ मान सकते हैं। बड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इट इज अ पॉइंट at which we can assume the buoyancy force to be acting। जिस पॉइंट पर बेटा हम बुओयंसी फोर्स लगता हुआ मानते हैं उस पॉइंट पर हम क्या बोलते हैं बेटा? सेंटर ऑफ बुओयंसी। सर ये होता कहाँ है? बेटा ये होता है जो डूबा हुआ पोर्शन है ना, जो डूबा हुआ पोर्शन है उसके सेंटर पे, उसके सेंटर पे। तो आप कह सकते हो कि इट इज एट सेंटर ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट। वैसे बेटा मैंने इस बात को थोड़ा सा ना डायरेक्ट बोल दिया है ना, अदरवाइज बेटा ये भी है ना निकाल भी सकते हैं, लेकिन हमारे जितने भी सवाल होते हैं उसमें हम ऐसा मान सकते हैं कि जो डूबा हुआ पार्ट है उसके सेंटर पे। अदरवाइज बेटा अगर मान, क्योंकि हमारे जो सवाल होते हैं ना उसमें लिक्विड डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, हर जगह एक जैसी होती है, और अगर हर जगह एक जैसी होती है तो जो डूबा हुआ पार्ट है उसके सेंटर को ढूंढ लिया करो, उसके सेंटर पर बड़ा हम बड़े आराम से बुओयंसी फोर्स लगता हुआ मान सकते हैं, तो कोई खास दिक्कत नहीं आती उसमें। ठीक है बच्चों, अब मैं यहां पर आपको दो छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूं, सुनना बेटा। पहला पॉइंट, मान लो बेटा इस पर तुम सवाल अलग अलग शीटों में बेटा तुम दिख जाएंगे। मान लीजिए बेटा आपके पास कोई इस तरह की बॉडी है, फ्लोट कर रही है। ये वाला जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास है, और एक मिनट बेटा मुझे वापस से, हाँ बेटा इस तरह का कोई बॉडी है, इसमें आपका जो ये बड़ा पूरा लिक्विड सारा इस तरह, मान लीजिए कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट का जो सेंटर ऑफ बायंसी है बड़ा वो ये वाला पॉइंट है, और जो आपका बड़ा सेंटर ऑफ मास है वो इसके नीचे वाला पॉइंट है। हमारा सारा का सारा जो अरेंजमेंट है बड़ा वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है तो दोनों बड़ा सेम वर्टिकल लाइन पे होंगे। कारण बता रहा हूं, सेंटर ऑफ मास पर नीचे की तरफ ऑफ कोर्स लग रहा होगा mg, ठीक है, और सेंटर ऑफ बॉयंसी पर ऑफ कोर्स ये सारा का सारा लिक्विड ऊपर की तरफ लगा रहा होगा बॉयंसी। बड़ा मैं उसको ऐसे लगाता हूं एफ। ऑब्वियस बात है कि अगर इक्विलिब्रियम है तो बड़ा नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। साथ ही साथ टॉर्क भी जीरो होना चाहिए, टॉर्क जीरो आ रहा है। सेंटर ऑफ मास से अगर देखूं तो mg तो बड़ा वहीं से पास हो रहा है तो उसका टॉर्क तो जीरो। सेंटर ऑफ बॉयंसी बड़ा जस्ट ऊपर है तो उसका टॉर्क बड़ा, उसका फोर्स भी चलते 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 यहीं से पास होगा, उसका टॉर्क भी जीरो।
अब ये वाला जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो एंगुलर मोशन के लिए, वो किसी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए, किसी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वाला जो पोजीशन है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल है, मुझे ये पता करना है। तो आप एक काम करो, इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हल्का सा घुमा दो, इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को सेंटर ऑफ मास के अबाउट हल्का सा घुमा दो। जैसे आप इस सारे के सारे अरेंजमेंट को सेंटर ऑफ मास के अबाउट हल्का सा घुमाओगे तो जो सेंटर ऑफ बॉयंसी बेटा पहले यहां पर था वो सेंटर ऑफ बॉयंसी हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट बेटा आपने सारे अरेंजमेंट को यूं घुमाया तो आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी बेटा चलते चलते यहां पर आ जाएगा, और जैसे बेटा सेंटर ऑफ बॉयंसी चलते चलते यहां पर आ जाएगा तो आपका बॉयंसी फोर्स यूं आ जाएगा। आपने डिस्प्लेस किया पूरी की पूरी बॉडी को ऐसे, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और मैं आपसे पूछूं टॉर्क कैसे आएगा, तो आप बोलोगे सर टॉर्क आएगा यहां से, mg का टॉर्क तो जीरो आएगा, लेकिन इस बॉयंसी फोर्स का जो टॉर्क आएगा बड़ा वो ऐसे आएगा। बॉयंसी फोर्स पहले तो बड़ा ऊपर ही लग रहा था तो उसका टॉर्क जीरो था, अब बड़ा मैंने जैसे इस पूरी पूरी बॉडी को घुमाया बॉयंसी फोर्स जो था वो सेंटर ऑफ बॉयंसी शिफ्ट होगी तो बॉयंसी फोर्स भी शिफ्ट हो गया और उसका टॉर्क आएगा ऐसे, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज। आपने डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया एंटी क्लॉकवाइज और टॉर्क आया है क्लॉकवाइज, तो बड़ा इस तरह के इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या बोलेंगे, स्टेबल या अनस्टेबल? तो आप बोल सकते हैं कि सर ऑफ कोर्स दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज गोइंग टू बी ए स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। किसी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर सेंटर ऑफ बॉयंसी ऊपर है और सेंटर ऑफ मास नीचे है तो। सर इसका उल्टा हुआ तो चेक कर लेते हैं। बड़ा मान लीजिए ये बड़ा कोई बॉडी है, फ्लोट कर रही है, फ्लोट कर रही है तो ऑफ कोर्स नेट फोर्स भी जीरो होगा, नेट टॉर्क भी जीरो होगा, है कि नहीं? मान लीजिए बेटा कि इस बार सेंटर ऑफ मास जो है वो ऊपर है, सेंटर ऑफ मास जो है बड़ा वो ऊपर है, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट बड़ा ये रहा, इस पर ऑफ कोर्स नीचे की तरफ mg लगेगा। सेंटर ऑफ बॉयंसी वाला पॉइंट बड़ा इसके जस्ट नीचे है, इस बार बड़ा सेंटर ऑफ बॉयंसी नीचे है, मान लीजिए बड़ा ये आपका सेंटर ऑफ बॉयंसी है, इस पर ऊपर की तरफ बॉयंसी फोर्स लग रहा होगा, नेट फोर्स भी जीरो है, नेट टॉर्क भी जीरो है, mg नीचे की तरफ बॉयंसी ऊपर की तरफ बैलेंस कर रहे होंगे, टॉर्क वैसे जीरो है। कैसे कि अगर मैं यहां से देखूं तो mg का टॉर्क तो जीरो आ ही रहा है, बॉयंसी फोर्स भी यहीं से पास हो रहा है, उसका टॉर्क भी जीरो है। सिर्फ एंगुलर मोशन के लिए, फिर से किसी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये इक्विलिब्रियम पोजीशन तो है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पोजीशन इसलिए क्योंकि यहां पर बड़ा फोर्स भी जीरो आ रहा है और टॉर्क भी जीरो आ रहा है, लेकिन ये स्टेबल है या अनस्टेबल है ये पता करने के लिए मुझे इसे हल्का सा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देना पड़ेगा, तो दे दो, चेक कर लो बेटा क्या होता है। एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख के देखो, तो मैंने इसको बेटा एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया। मैंने क्या किया कि इस पूरी बॉडी को ऐसे घुमाया थीटा थोड़ा सा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जैसे बेटा मैं इसको थीटा बॉडी को घुमाऊंगा तो जो सेंटर ऑफ बॉयंसी पहले यहां था वो सेंटर ऑफ बॉयंसी अब शिफ्ट हो जाएगा, और वो सेंटर ऑफ बॉयंसी जो होगा वो सब यहां पे आ जाए, और जो बॉयंसी फोर्स बेटा पहले यहां लग रहा था वही बॉयंसी फोर्स यूं लगने लग जाएगा। आपने बेटा ये दिया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आपने जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। टॉर्क देखो बेटा, आप बोलोगे सर टॉर्क देखूंगा सेंटर ऑफ मास से, सेंटर ऑफ मास से mg का टॉर्क तो जीरो आएगा, लेकिन बॉयंसी फोर्स यूं लग रहा है, बॉयंसी फोर्स का टॉर्क आएगा ऐसे, अरे ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो आपका टॉर्क भी आ गया एंटी क्लॉकवाइज। अरे भाई अगर टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज आ गया तो ये जो बॉयंसी फोर्स का टॉर्क है ये इस पूरी, आपने जैसे इस ऑब्जेक्ट को यूं घुमाया, ऐसे घुमाया, अब नेट टॉर्क क्या कर रहा है उसको वापस ले जा रहा है, फिर इसी तरह डायरेक्शन घुमा रहा है। आप बोलोगे सर मैंने तो हल्का सा डिस्प्लेस किया, अब जो बॉयंसी फोर्स था उसका टॉर्क भी उसी तरफ आ गया और सारी बॉडी यूं हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी।
इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ नहीं जा रही है, उसके अपोजिट जा रही है। और अगर अपोजिट जा रही है तो ये वाला जो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन थी ये हो गई है आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये बड़ा आ गई मेरे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। याद रखना बड़ा, आप याद भी रख सकते हो कि जब भी सेंटर ऑफ बायंसी ऊपर होगी mg नीचे होगी तो बड़ा वो आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और जब आपका सेंटर ऑफ बायंसी नीचे हो और mg ऊपर हो बड़ा ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है किसी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए। अच्छा पॉइंट है, इस पर सवाल बड़ा आपको अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग शीट्स में, डीपीपीज में बार बार देखने को मिलेगा भी। मैंने समझा भी दिया है और मेरे ख्याल से आपको याद भी हो ही गया होगा। ठीक है, आगे चलें। चलिए सवाल बेटा बढ़िया सवाल है यार, है ना। आराम से इत्मीनान से चिल टाइप्स करना अपन को। सुनिए बेटा, सवाल ऐसा है कि बेटा मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है, ऐसे बड़ा मेरे पास एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है और इसके अंदर बड़ा मैंने कोई लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड जो है वो ऐसे भरा हुआ है, ऐसे ऊपर तक ऐसे बड़ा लिक्विड भरा हुआ है, यूनिफॉर्म लिक्विड है। ठीक है, ये जो टोटल हाइट है कंटेनर की बेटा ये आपके एल है। हमारे पास बेटा एक रॉड है ऐसे, हमारे पास बड़ा ये रॉड है। ये बड़ा रॉड है। ठीक है, इस रॉड की जो लेंथ है बड़ा वो 2L है और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेटा 0.5 है, इसका मतलब ये वाटर से लेस डेंस है, तो सिर्फ तो ये ऊपर आनी चाहिए, हबड़ा आनी चाहिए। मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको हिंज कर दिया सबसे नीचे, सबसे नीचे वाले पॉइंट पे मैंने इसको ऐसे हिंज कर दिया कि बाहर ना निकले। ठीक है, और वर्टिकल के साथ बेटा इसने कोई ना कोई एंगल बना रखा है ऐसे। ठीक है, और ये रॉड के लिए बोला गया है कि जो रॉड है वो आपकी इस टाइम पर ऐसे इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम पे है तो ऑब्वियस बात है नेट फोर्स भी जीरो है और नेट टॉर्क भी जीरो है, ऑब्वियस बात। ठीक है, थीटा बड़ा पता नहीं है, थीटा तो बड़ा मैंने ऐसे लिख दिया, थीटा गिवन नहीं है, थीटा तो हम निकालेंगे। ठीक है, लेंथ बड़ा इसकी 2L है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी 0.5 है, ये जो टोटल हाइट बड़ा आपकी L है, सब बढ़िया है। सवाल जितना कहूं उतना ही करना है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। सबसे पहला सवाल है, ड्रॉ एफबीडी ऑफ रॉड। बेटा बस रॉड की एफबीडी बनाओ और मस्त रहो, बस इतना सा पूछा है आपसे। बना देंगे रॉड की एफबीडी, बड़े आराम से बना देंगे। बेटा रॉड की एफबीडी अभी बनाता हूं। कौन से फोर्सेस, सबसे पहले नीचे की तरफ लगने वाला mg। इतनी बड़ी रॉड है, mg लगता हुआ कहां दिखाओगे आप, बोले सेंटर ऑफ मास, ऑब्वियस बात है, कुछ नहीं बोल रखा तो हम सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की रॉड मान के चलेंगे अपन तो सबसे पहले बड़ा mg लगता मानेंगे सेंटर ऑफ मास।
mg। डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम लिख दूंगा क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। बेटा लेंथ इसकी l नहीं है 2l है, इनटू g। ये फोर्स बेटा कहां पर लगेगा? सेंटर ऑफ मास पे। बेटा मैंने उस पर लिख दिया ऐसे। और कौन से फोर्स? बॉयंसी फोर्स। बॉयंसी फोर्स बेटा यहां भी लग रहा होगा, 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 यहां भी लग रहा होगा। कहां लगता मानो भाई? तो आप बोलोगे कि सर जितना पोर्शन डूबा हुआ है उसके सेंटर पर आप बॉयंसी फोर्स लगता मान सकते हो। और उसी पॉइंट को हम बेटा क्या बोलते थे? सेंटर ऑफ बॉयंसी। कितना पोर्शन डूबा हुआ है? अगर ये लेंथ है l, तो ऑफ कोर्स यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये आपकी l अपॉन cos थीटा है। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी बेटा इस डूबे हुए हिस्से के सेंटर पे आएगी। मतलब यहां से l अपॉन cos थीटा, नीचे 2 भी लगा दो, l अपॉन 2 cos थीटा, यहां कहीं लगता है। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी बेटा यहां कहीं होगी। अभी दिखा देता हूं। सेंटर ऑफ बॉयंसी बेटा यहां कहीं होगा और बॉयंसी फोर्स ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। कितना लगेगा वो बाद में, पहले बेटा ये डिस्टेंस l अपॉन 2 cos थीटा। ये एंगल। और कोई फोर्स? ऑफ कोर्स हिंज फोर्स भी आएगा बेटा, हिंज फोर्स भी आएगा, पक्का हिंज फोर्स आएगा। सर कितना आएगा बेटा? सर कितना आएगा ऐसे मैं एग्जैक्टली नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन हिंज फोर्स भी आएगा। हिंज फोर्स पक्की बात है कि उसका कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंपोनेंट तो नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? ना तो रॉड के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है, ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई और फोर्स है। तो हिंज फोर्स भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नहीं आएगा। हिंज फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में हो सकता है, ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं। मैं मान लेता हूं कि हिंज फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ एंड लेट्स से इट इज एफ हिंज। सर अगर ऊपर लग रहा हो तो कैलकुलेशन बढ़ाओ, नेगेटिव आ जाएगा। हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि हिंज फोर्स ऐसे 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 नहीं लग रहा, बाकी ठीक है। हो गया? अगला सवाल बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। पहला सवाल तो हो गया बेटा। दूसरा सवाल, फाइंड एंगल थीटा। बेटा एंगल थीटा निकाल लेंगे। एंगल थीटा निकालने के लिए हमें पता है कि ये सारे के सारे जो रोड है ये इक्विलिब्रियम पे है, तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। लेकिन उससे कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ये जो हिंज फोर्स है खुद अननोन है। तो एक इक्वेशन से थीटा कैसे जाएगा? हिंज फोर्स खुद अननोन है, थीटा दूसरा अननोन आ गया, बात नहीं बनेगी यार। कोई ऐसी इक्वेशन बनाते हैं, कुछ ऐसी इक्वेशन बनाते हैं कि हिंज फोर्स ना आए। तो मेरे बच्चे घर बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे होंगे कि सर फोर्स 0 तो सही बात है, टॉर्क भी 0 कर दो। और टॉर्क 0 करो यहां से, क्योंकि यहां से हिंज फोर्स का टॉर्क तो आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसका टॉर्क आएगा? बॉयंसी फोर्स का टॉर्क आएगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, और mg का टॉर्क आएगा ऐसे। कैसे? क्लॉकवाइज। और नेट टॉर्क 0 होने के लिए जितना बॉयंसी फोर्स का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज उतना ही mg का टॉर्क क्लॉकवाइज। डन। तो मैं जो इक्वेशन बना रहा हूं वो बना रहा हूं टॉर्क 0 करने की। टॉर्क ऑफ बॉयंसी फोर्स इज इक्वल्स टू टॉर्क ड्यू टू ग्रेविटेशन। बॉयंसी फोर्स का टॉर्क क्या होगा? बॉयंसी फोर्स लग रहा है ऐसे, जिस लाइन के अलोंग बॉयंसी फोर्स लग रहा है मैं उसको पीछे की तरफ खींच रहा हूं। ये बॉयंसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। क्या बेटा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जहां से टॉर्क लिख रहे हो वहां से बेटा परपेंडिकुलर खींच दो। काश मैं ये वाला डिस्टेंस लिख सकूं। बच्चे बोले सर कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर ये x है तो ये x cos थीटा है, ये x sin थीटा है। तो ये लेंथ मेरे पास आ गई है l/2 cos थीटा का sin थीटा। तो बॉयंसी फोर्स का टॉर्क बड़े आराम से आ गया है। बॉयंसी फोर्स मल्टीप्लाइड बाय ये वाला डिस्टेंस, दैट इज l/2 का cos थीटा का
साइन थीटा। बॉयंसी फोर्स कितना है बड़ा? बॉयंसी फोर्स लिखाओ लिखाओ लिखाओ, बाद में लिख लेंगे। अच्छा अभी लिख लेते हैं। बॉयंसी फोर्स कितना होगा बड़ा? बॉयंसी फोर्स होगा डेंसिटी किसकी? लिक्विड की। वॉल्यूम रोड का, वो जो अंदर डूबा हुआ है वो होगा रोड का क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू रोड की अंदर डूबी हुई लेंथ। अंदर डूबी हुई बेटा रोड की लेंथ है L अपॉन कॉस थीटा। ऑफ कोर्स ये तो मास हुआ इनटू जी। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि बॉयंसी फोर्स की वैल्यू आ गई है रो ए L सेक थीटा इंटू जी इंटू L अपॉन 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा शुड बी इक्वल टू mg का टॉर्क। अभी लिखता हूं mg का टॉर्क मिले, कौन सा मुश्किल काम है। mg का टॉर्क आएगा mg, ये mg का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बड़ा mg का टॉर्क आएगा ऐसे, कितना आएगा mg इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस बड़ा आप जानते हो, ये डिस्टेंस बड़ा आप लोग जानते हो कितनी बड़ा? L/2। तो ये डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों कितनी आएगी? L/2 का साइन थीटा। सो बड़ा L/2 नहीं L थीटा। टोटल 2L थी, ये बड़ा कितना था? L। सेंटर ऑफ मास जो होगा बड़ा कितने पे आएगा? L पे। बड़ा वापस से मिलता हूं, पूरी लेंथ थी बड़ा आपकी 2L, ये लेंथ कितनी आ गई आपकी? L। बड़ा नीचे की तरफ आएगा ऐसे, दैट विल बी L का साइन थीटा। तो दैट विल बी डेंसिटी इंटू A इंटू 2L इंटू G। ठीक है ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ मास लिखा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड रॉड इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू पूरी लेंथ इंटू बड़ा जी सेंटर ऑफ मास यहां से कितनी डिस्टेंस में? L पे है। बड़ा मुझे L नहीं लिखनी, बड़ा L की सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा लिखनी। और नेट टॉर्क जीरो करने के लिए दिस शुड बी इक्वल टू दिस। A से A निपटा, L से L निपटा, एक L से एक L और निपटा, G से बड़ा आपका G निपटा। चलिए बच्चों, मेरे पास आ गया, क्या आ गया बेटा? मेरे पास आ गया रो अपॉन 2, बड़ा कॉस्ट ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू, एक बड़ा 2 तो रह गया ना, 2 सिग्मा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, इससे एक सॉल्यूशन आ गया कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू 0। बड़ा इतनी तो मैं हल्की फुल्की मैथ्स आती होगी, काम चल जाएगा इससे। मैं साइन थीटा इक्वल्स टू 0 एक सॉल्यूशन आ गया, थीटा इक्वल्स टू 0 हमारा एक आंसर आ गया। दूसरा मेरे पास आ गया सेक स्क्वायर थीटा इज 2 और 2 बड़ा कितना हो गया? 4 इंटू सिग्मा अपॉन रो। सिग्मा अपॉन रो मतलब डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो भी बड़ा दे रखे। डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो हमें सवाल में पहले से दे रखा है 0.5, तो दैट कम्स आउट टू 2। मेरे पास दूसरा आ गया कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, मेरे पास आ गया है सेक थीटा इज इक्वल्स टू √2। मेरे पास दूसरा आंसर आ गया थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। सो इसके दो आंसर्स हैं बेटा। कौन से दो आंसर्स हैं? एक बेटा थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री आंसर है, और एक मेरे पास थीटा इक्वल्स टू 45 आंसर। आई होप बेटा समझ गए होंगे इस बात को। आसान सा काम था, कोई भारी काम नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा काम था। सिर्फ और सिर्फ बॉयंसी फोर्स का जो टॉर्क है और mg का जो टॉर्क है उसको मैंने क्या कर दिया है? बराबर कर दिया है। और हिंज फोर्स का टॉर्क क्यों नहीं आया? क्योंकि हम टॉर्क लिखे कहां से रहे थे? हिंज से लिख रहे थे, तो उसका टॉर्क आया नहीं। बाकी बड़ा सिर्फ और सिर्फ सिंपल से ज्योमेट्री है, बहुत ही आसान सा काम था। आई होप बेटा इस सवाल को समझ गए होंगे। इसमें मैं एक बात और बोल दूं कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 है ना, वो आंसर ऑब्वियस भी था बेटा। थीटा इज इक्वल्स टू 0 जो था ना, थीटा इज इक्वल्स टू 0, ये तो एक ऑब्वियस सॉल्यूशन भी था। सर ये ऑब्वियस सॉल्यूशन कैसे था? सुनना बेटा, थीटा अगर 0 हुआ तो बेटा आपका कंटेनर ये
ये थीटा अगर जीरो हुआ, हाँ थीटा अगर जीरो हुआ तो कहानी ऐसी होगी, ये बड़ा आपका कंटेनर, ये बड़ा पूरा पानी से भरा हुआ है और आपकी जो रॉड है बड़ा वो ऐसे लगी हुई थी, ऐसे आपकी रॉड ऐसे। जब आपकी रॉड ऐसे है उस टाइम पर ऑब्वियस बात है कि जो mg लगेगा वो ऐसे लगेगा, जो बॉयंसी फोर्स होगा वो डूबे हुए हिस्से के सेंटर पर लगेगा। डूबे हुआ हिस्सा तो ये है, इसका सेंटर बड़ा यहां कहीं आएगा, बॉयंसी फोर्स ऐसे लगेगा। ऑफ कोर्स जो आपका mg होगा, जो हिंज फोर्स होगा वो भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं, आई डोंट नो, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं तो लग रहा होगा। तो इस थीटा इक्वल टू जीरो वाले केस में आप चेक कर सकते हो कि हिंज फोर्स का टॉर्क तो जीरो है ही है, बॉयंसी फोर्स भी यहीं से पास हो रहा है, उसका टॉर्क भी जीरो, mg भी यहीं से पास हो रहा है, उसका टॉर्क भी जीरो। तो थीटा इक्वल टू जीरो तो ऑब्वियस आंसर था, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू जीरो वाले केस के अंदर आपकी जो रॉड है वो वर्टिकल हो गई है, और वर्टिकल हो गई तो mg भी वहीं से पास हो रहा है और बॉयंसी फोर्स भी वहीं से पास हो रहा है, और हिंज फोर्स तो ऑफकोर्स वहां से पास हो ही रहा है। तो इस केस में तो आपका टॉर्क जीरो आना ही था। हमने जो नया आंसर निकाला है वो तो सिर्फ थीटा इक्वल टू 45 है। ये वाला आंसर तो बड़ा बहुत ही ऑब्वियस था कि ये आंसर आएगा, ये तो हम सोच भी सकते थे डायरेक्टली कि ये वाला आंसर तो आना ही है ना। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बेटा, फ्लोटेशन पे एक सवाल और करते हैं। ये सवाल IIT JEE एडवांस का कॉम्प्रिहेंशन है। मुझे उस सवाल की एग्जैक्ट वैल्यूज याद नहीं है ना, तो मैं अपने हिसाब से करा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन था, उसमें शायद 2 पार्ट थे, है ना। मैं भी आपको सारे पार्ट करा दूंगा, कितना वो बड़ी दिक्कत है नहीं, पूरी सिचुएशन ही देख लेंगे अपन। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम उस सवाल को और बेटर तरीके से थोड़ा सा समझ पाएं और अलग अलग तरीकों से उसको देख पाएं, ठीक। तो चलिए देखते हैं बेटा क्या सवाल था। सिचुएशन ऐसी है बेटा, कॉम्प्रिहेंशन था बेटा IIT JEE एडवांस का। आई मे चेंज इट, तुम्हारी सहूलत के हिसाब से मैं इसको हल्का फुल्का चेंज भी कर सकता हूं, बाकी मोर और लेस बेटा सवाल वही है ना, कोई बहुत बड़ा अंतर है। आपके पास क्या हुआ बेटा कि एक लिक्विड है ऐसे और एक सॉलिड सिलेंडर है। ऐसे बड़ा आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह की कोई खास जरूरत है नहीं बेटा। ये बड़ा लिक्विड यहां तक है, ये लिक्विड ए है, इसकी डेंसिटी बेटा 800 kg पर मीटर क्यूब है। इसके नीचे दूसरा लिक्विड है बेटा, इसके नीचे दूसरा लिक्विड है, ये लिक्विड भी है, बड़ा भारी वाला लिक्विड है इसलिए नीचे है। इसकी डेंसिटी 1200 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है बेटा। ये जो आपका सॉलिड सिलेंडर है ये इस टाइम पर बड़ा रेस्ट पे है, यहां पे कहीं नहीं जा रहा, मतलब एक तरह से फ्लोट कर रहा है, ठीक है।
ये जो लेंथ लिक्विड ए के अंदर है इसकी, इट इज 12 सेंटीमीटर्स, और इसकी जो लेंथ लिक्विड बी के अंदर है ये बड़ा आपकी 8 सेंटीमीटर्स, और इसकी जो लेंथ बड़ा बाहर है एयर में वो 5 सेंटीमीटर। और एक गिवन है सवाल के अंदर कि आराम से फ्लोट कर रहा है, चिल मचा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। सवाल है बेटा, फाइंड डेंसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर। इस सॉलिड सिलेंडर की डेंसिटी बताओ। बिल्कुल बताएंगे। जो एक्चुअल जेई का सवाल था बेटा वो हल्का सा उल्टा था। उसमें क्या था कि इस सॉलिड सिलेंडर की डेंसिटी दे रखी और ये पूछा था कि बाहर जो हाइट है वो कितनी है। एक ही बात है बेटा, इक्वेशन तो सेम बनेगी ना, है ना। तो मैंने ऐसे चेंज कर दिया थोड़ा सा। मान लेते हैं कि सॉलिड की डेंसिटी रो है, मुझे ये रो निकालनी है। रो नहीं बेटा, सिग्मा है, सिग्मा निकालना है। बहुत आराम से, बड़े आराम से करेंगे अपन। तो मैं इस सवाल को दो तरीके से करूंगा। दो तरीके से करने के पीछे भी कारण होगा, सुनना बेटा। इस सॉलिड सिलेंडर पर कौन से फोर्सेस हैं? सबसे पहले इस सॉलिड सिलेंडर पर नीचे की तरफ mg। mg क्या होगा? इसकी खुद की डेंसिटी, बड़ा से खुद की डेंसिटी सिग्मा इंटू बड़ा पूरा वॉल्यूम, दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, इंटू पूरी लेंथ। बड़ा पूरी लेंथ 25 सेंटीमीटर, तो 25 लिख दो बेटा, है ना। चाहो तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट भी कर सकते हो, वैसे बड़ा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। बॉयंसी फोर्स, इस वाले लिक्विड के कारण भी बॉयंसी फोर्स लगेगा और इस वाले लिक्विड के कारण भी बॉयंसी फोर्स लगेगा। जो नीचे वाला जो लिक्विड है, जो बी वाला जो लिक्विड है, उसके कारण ऑफ कोर्स बेटा कोई ना कोई बॉयंसी फोर्स आएगा। मैं उसको FB1 लिख रहा हूं, और लिक्विड ए के कारण बड़ा ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ बॉयंसी फोर्स आएगा। मैं उसको FB2 कह रहा हूं। हम जानते हैं कि हमारा सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। पहले बड़ा हम एक काम करते हैं, दोनों लिखते हैं। लिक्विड बी के कारण जो बॉयंसी फोर्स आएगा वो कितना आएगा? तो आप बोलोगे कि सर लिक्विड बी अगर यहां पर होता तो उसका वेट कितना होता? उसका वेट होता लिक्विड बी की डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू अंदर वाली हाइट, बड़ा ये हाइट तो 8 है, इंटू जी। ये तो बड़ा मैंने FB1 लिख दिया। अच्छा, FB2 कितना होगा? इस लिक्विड ने जो बॉयंसी फोर्स, इस लिक्विड के कारण जो बॉयंसी फोर्स लगा होगा वो कितना होगा? आप बोलोगे दैट विल बी, बड़ा ये लिक्विड ए ने जो लगाया दैट इज ऑफ कोर्स बड़ा उसकी डेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू ये अंदर वाली हाइट, बड़ा कितनी है? 12 इंटू जी। हम जानते हैं कि हमारा सारा का सारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम पे है। बट अगर इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स मस्ट बी जीरो। नेट फोर्स मस्ट बी जीरो, इट मीन्स ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो आप बड़े आराम से बोलोगे ऊपर की तरफ नेट बॉयंसी फोर्स इक्वल्स टू mg। ऊपर की तरफ नेट फोर्स है दिस प्लस दिस। वैल्यूज लिख दो बेटा आपको। डेंसिटी ऑफ बी 1200 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू 8 इंटू जी, प्लस बड़ा डेंसिटी ऑफ ए 800 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू बड़ा 12 इंटू जी शुड बी इक्वल टू सिग्मा इंटू ए इंटू 25 इंटू जी। जी से जी गया 25, सॉरी मैंने बड़ा ये 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर लेने कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़ा 25 भी आपका सेंटीमीटर है, तो वो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया से
अगर कोई बच्चा जिद पकड़ ले कि समय तो मीटर में लिखूंगा, थोड़ा आप यहाँ पर 8 इंटू 10⁻² लिखते, यहाँ पर 12 इंटू 10⁻² लिखते, और यहाँ पर 25 इंटू 10⁻² लिखते। वो 10⁻² कैंसिल होता है, एक ही बात है। सिग्मा की बड़ा मेरे ख्याल से वैल्यू आ गई है बड़ा, दैट इज ठीक है ना। बड़ा सिग्मा की वैल्यू आ गई, क्या आंसर है हमारे पास? बड़ा डिवाइड करना है इसको, बड़ा एक बार कैलकुलेशन भी चेक कर लेना। ठीक है बेटा, यही आंसर है, ये बेटा आपकी डेंसिटी आ गई। बढ़िया बेटा, अच्छा सवाल है। तो हमने बेटा दोनों ही लिक्विड से कारण कितना कितना बॉयंसी फोर्स लिखा ऊपर की तरफ, वो उसको बैलेंस कर दिया, किससे? हमने mg से बैलेंस कर दिया, ये हमारा आंसर है। लेकिन इस पूरी सिचुएशन को हम एक तरीके से और सोच सकते थे, कैसे? सुनना, कोई बच्चा कहता है कि सर मुझे नहीं लिखना आता बॉयंसी फोर्स, क्या सर मैं ये सवाल नहीं कर सकता? बेटा तुम भी कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? बड़ा लिक्विड ए, ये वाला जो हाइट है बड़ा, मैं इसको एक बार के लिए HA लिख दूं। बड़ा इसकी वैल्यू कितनी थी? 12 थी। बड़ा ये इस हाइट में HB लिख दूं, बड़ा ये 8 थी। ये बड़ा डेंसिटी रो भी, ये बड़ा 1200 थी। बड़ा ये आपकी 800 थी। ये बड़ा आपकी 5 थी। मैं इसे एक बार के लिए H लिख दूं, इसकी डेंसिटी सिग्मा। मैं इस पूरे सवाल को एक तरीके से और सोच सकता हूं, कैसे? कि मैं बॉयंसी फोर्स की टर्म्स में सोचूं ही नहीं, ये कहूं कि ऊपर से एटमॉस्फेयर ने इस टॉप को पुश किया नीचे की तरफ, P एटमॉस्फेरिक इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक, तो यहां का प्रेशर हो जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्लस रो A इंटू G इंटू एच ए। फिर यहां से अगर आऊंगा तो और बढ़ेगा, कितना? रो B इंटू G इंटू एच बी। तो कुल मिलाकर बेटा यहां पर प्रेशर मेरे पास जाएगा P एटमॉस्फेरिक प्लस रो A इंटू G इंटू एच ए प्लस रो B इंटू G इंटू एच बी। हाइट के साथ कैसे प्रेशर कर वेरी करता हूं पहले से आइडिया है। फोर्स लगेगा ऑफकोर्स दिस मल्टीप्लाइड बाई एरिया। नीचे की तरफ ऑफ कोर्स mg तो लगेगा, उस mg की वैल्यू होगी सिग्मा इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू पूरी लेंथ। बेटा पूरी लेंथ होगी h प्लस एच ए प्लस एच बी इंटू जी। ये बड़ा मास हुआ इंटू जी। कोई बच्चा कहते सर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, बड़ा बिल्कुल लिख सकते हो। इससे अगेन मैं कहूंगा बड़ा ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। नीचे कौन से फोर्स लग रहे हैं? नीचे फोर्स लग रहा है P एटमॉस्फेयर इंटू एरिया प्लस सिग्मा इंटू ए इंटू एच प्लस एच ए प्लस एच बी इंटू जी बराबर ऊपर का फोर्स। ऊपर बड़ा ये वाला फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है? लिक्विड बी लगा रहा है ऐसे ऊपर की तरफ। दैट इज P एटमॉस्फेरिक प्लस रो ए इंटू जी इंटू एच ए प्लस रो बी इंटू जी इंटू एच बी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैंसिल, पी एटीएम कैंसिल, जी से बड़ा जी भी कैंसिल।
और हमारे पास बेटा आंसर आ गया। मुझे निकालना क्या था, सिग्मा निकालना था। सिग्मा की वैल्यू आ गई है रो ए इंटू एच ए प्लस रो बी इंटू एच बी अपॉन एच प्लस एच ए प्लस एच बी। वैल्यूज रखना बेटा, रो ए 800 केजी पर मीटर क्यूब, एच ए 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में कोई दिक्कत नहीं है। रो बी बड़ा 1200 केजी पर मीटर क्यूब इंटू एच बी बड़ा 8 सेंटीमीटर। एच प्लस एच ए प्लस एच बी तीनों को जोड़ा तो 25 सेंटीमीटर। बड़ा वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल, ये 8 सेंटीमीटर में था, 12 सेंटीमीटर था, 25 भी तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल। जो यूनिट इनकी थी केजी पर मीटर क्यूब वही बच गई। बड़ा आगे से बड़ा वापस वही इक्वेशन आ गया आपके पास, दैट इज 2 टाइम्स 9600 अपॉन 25, बड़ा मेरे ख्याल से 768। वही बड़ा आपका आंसर वापस से आ गया, वही आंसर आपका वापस से आ गया। तो एक ही सवाल को हम दो तरीके से सोच सकते थे। बुओयेंसी फोर्स के फॉर्मूले मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल से भी सोच सकते थे और इस प्रेशर डिफरेंस वाले तरीके से भी सोच सकते थे। बल्कि हम तो जब बुओयेंसी फोर्स पहली बार लिख रहे थे हम तब भी कह रहे थे वाली बात तो कि जो बुओयेंसी फोर्स है वो तो ऊपर की तरफ लगने वाला एक नेट अपथ्रस्ट फोर्स है, और जो नेट अपथ्रस्ट फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर डिफरेंस के कारण ही है। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण किसी सिचुएशन को सोचो या फिर बड़ा आप उसको बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल करो, एक ही बात है, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर आपने ये वाला सवाल दूसरे वाले तरीके से क्यों कराया? ऐसा क्या कारण है कि आपने इस सवाल को दो तरीके से कराया? ऐसा क्या कारण है कि आपने दो तरीके से सवाल कराया? बड़ा वो इसलिए क्योंकि वो जो कॉम्प्रिहेंशन आईआईटी ने पूछा था ना, उसमें दूसरा सवाल ये था कि बताओ लिक्विड ए ने सिलेंडर पर कितना फोर्स लगाया। लिक्विड ए ने सिलेंडर पर कितना फोर्स लगाया, और जो भी थोड़ा सा बेवकूफ बच्चा होगा ना वो आंसर गलत निकाल देगा। आंसर है 0। लिक्विड ए ने सिलेंडर पर कोई फोर्स लगाया ही नहीं है। इधर से लिक्विड ए पुश कर रहा है ऐसे, इधर से पुश कर रहा है ऐसे, यहां से पुश कर रहा है ऐसे, बड़ा यहां से पुश कर रहा है ऐसे, 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 यहां से पुश कर रहा है ऐसे। लिक्विड ए ने किसी प्रकार का कोई नेट फोर्स लगाया ही नहीं है। नेट फोर्स तो 0 है, मतलब लिक्विड ए ने जो इस पर फोर्स लगाया वो 0 है। तो इस पर फोर्स लगाया किसने? लिक्विड बी ने। जो सारा का सारा फोर्स लगाया है इस सिलेंडर पर वो एटमॉस्फेयर ने लगाया है और बी ने लगाया है। तो दूसरा सवाल, बड़ा सवाल यही था उस कॉम्प्रिहेंशन में कि लिक्विड ए ने कितना फोर्स लगाया। लिक्विड ए ने किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगाया है। जो भी फोर्स लगाया है वो ऑफ कोर्स सारा बड़ा आपके इसी ने लगाया, क्या नाम है इसका, बी ने लगाया। हाँ, इस बी ने जो फोर्स लगाया है और एटमॉस्फेयर ने जो फोर्स लगाया है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू FB1 प्लस FB2 के बराबर आती है। FB1 मतलब अगर लिक्विड यहां पर होता तो उसका वेट कितना होता, लिक्विड यहां पर होता तो उसका कितना वेट होता, वो FB1 और FB2 को जोड़ के बराबर आ रहा है दिस माइनस दिस। लेकिन जो सारा का सारा फोर्स है वो लगाने की जिम्मेदारी इस पूरे सवाल में किसकी थी? सिर्फ और सिर्फ बी की और एटमॉस्फेयर की थी। एटमॉस्फेयर इसे पुश कर रहा है नीचे की तरफ और बड़ा ऑफ कोर्स बी वाला लिक्विड इसे पुश कर रहा है ऊपर की तरफ, एंड दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इज योर रिजल्टेंट फोर्स एंड दैट फोर्स इज द नेट बुओयेंसी फोर्स। लेकिन वो नेट बुओयेंसी फोर्स ए ने लगाया है, बी ने और एटमॉस्फेयर ने लगाया है। हाँ, उसकी वैल्यू FB1 और FB2 के जोड़ के बराबर आती है, वो अलग बात है। लेकिन दूसरा सवाल बड़ा यही था। और कोई बच्चा अगर सिर्फ और सिर्फ बुओयेंसी वाले फोर्स वाले तरीके से सोचता है तो वो क्या बोलता है कि सर इसने FB1 लगाया, इसने FB2 लगाया, तो शायद इसने FB2 वाला जो वैल्यू है उसके बराबर फोर्स लगाया। नहीं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम। लेफ्ट से जितना फोर्स राइट से उतना फोर्स, लेफ्ट से जितना फोर्स राइट से उतना फोर्स, लेफ्ट से जितना फोर्स राइट से उतना फोर्स। नेट फोर्स क्या आ गया? 0। ए के द्वारा नेट फोर्स 0, बी ने तो लगाया बेटा, बी ने तो लगाया। तो दूसरा सवाल जो था बेटा आपका यही था। तो ये अपने आप में बड़ा अच्छा सवाल था। कॉम्प्रिहेंशन के 2 पार्ट थे, दोनों पार्ट एग्जैक्टली इस तरह के पार्ट्स थे। आई होप यू गेट द पॉइंट। पहला वाला भी अच्छा था, दूसरा वाला थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था, बच्चे गलत करके आए थे। बच्चा तो सोचता ही नहीं ना ज्यादा, वो तो फॉर्मूले सोचता है। और जो बच्चा बड़ा दिमाग सोचता है वो कहेगा सर ये तो वैसे ही फोर्स लगा सकता है, जितना पुश इधर उतना पुश इधर, जितना पुश इधर उतना पुश इधर।
तो ऑफ कोर्स ए ने फोर्स लगाया, सारा फोर्स लगाने की जिम्मेदारी बी की और एटमॉस्फेयर की, और इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं ऊपर का फोर्स माइनस नीचे का फोर्स करता हूं तो जो वैल्यू आती है वो हमारा बुओयेंसी फोर्स है। तो जैसे सोचना चाहो वैसे सोचो, लेकिन इस तरीके से सोचने से हम इस बात को बेटर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि देखो एक ही वजह से किसी प्रकार का कोई फोर्स इस सिलेंडर पर नहीं है कि नहीं बच्चे? आई होप यू गेट द पॉइंट। बड़ा बात तो समझ में आई गई होगी। आगे चलते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। ये तो था बेटा हमारा जनरल किस तरह से हम बुओयेंसी फोर्स लिखते हैं। मैं एक छोटी सी चीज और डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है? हालांकि इस डिस्कशन से कोई जेई मेन में सवाल आए इस बात के चांसेस कम है, लेकिन आईआईटी एडवांस वाले तो इस तरह के सवाल भी पूछ सकते हैं। तो चलिए सुनिए, उस केस को डिस्कस करते हैं जब बड़ा बुओयेंसी फोर्स जो है वो किसी और डायरेक्शन में भी लग सकता है, हॉरिजॉन्टल लग सकता है, एंगल पे लग सकता है, उन बातों को भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक छोटी सी बेटा हेडिंग लिखिए, बुओयेंसी फोर्स इन एक्सेलरेटिंग कंटेनर। बेटा कोई कंटेनर है वो एक्सेलरेट कर रहा है, उस केस में बुओयेंसी फोर्स कैसे होगा? तो चलिए मैं कुछ केसेस ले रहा हूं। जैसे बेटा एक सबसे पहले मैं एक छोटा सा डेरिवेशन टाइप कर रहा हूं। ये बेटा आपके पास एक क्लोज्ड कंटेनर है, पूरा का पूरा लिक्विड से भरा पड़ा है। लिक्विड की जो डेंसिटी है बेटा वो रो है। किसी प्रकार की कोई ग्रेविटी नहीं है, ठीक है? और इस कंटेनर के अंदर मैंने एक सॉलिड सिलेंडर ऐसे रखा हुआ है जिसकी खुद की डेंसिटी सिग्मा है, और मैंने इस कंटेनर को सामने की तरफ एक्सेलरेट करा दिया ए से। इस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए गिवन है। अब मुझे ही पता करना है कि इस पर बुओयेंसी फोर्स कितना होगा। बहुत सारे बच्चे तो कह रहे होंगे सर 0 होगा, सर ग्रेविटी तो है नहीं। ग्रेविटी थी तभी तो यहां पर प्रेशर कम था, यहां प्रेशर ज्यादा था, तो ऊपर की तरफ लगा था। सही बात है बेटा, वो आपकी इतनी बात तो सही है, लेकिन हमने जब कंटेनर को सामने की तरफ एक्सेलरेट करा दिया तो ऑब्वियस बात है कि अब इस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा होगा और इस पॉइंट पर प्रेशर कम होगा। और अगर इस सिलेंडर की लेंथ अगर आपके पास L है तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि अगर ये वाला पॉइंट X है और ये वाला पॉइंट अगर Y है तो Y पॉइंट पर जो प्रेशर होगा वो X पॉइंट पर के प्रेशर से ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा होगा? लिक्विड की तो डेंसिटी एक्सेलरेशन A और यहां से तक की लेंथ L, याद आ रहा होगा। अब हम जानते हैं कि लेफ्ट वाला जो लिक्विड है वो इस सिलेंडर को किसी न किसी फोर्स से पुश करेगा। वो जिस फोर्स से पुश करेगा बेटा मैंने उसको लिख दिया है F1। ये जो राइट वाला लिक्विड है ये ऑफ कोर्स बेटा इस पूरे के पूरे सिलेंडर को इधर की तरफ पुश करेगा किसी न किसी फोर्स F2 से। तो कुल मिलाकर इस लिक्विड ने इस सिलेंडर पर इधर की तरफ एक नेट कांटेक्ट फोर्स लगा दिया है। सर ये नेट कांटेक्ट फोर्स इधर ही क्यों है? क्योंकि ये F1 बड़ा है और F2 छोटा है। तो नेट कांटेक्ट फोर्स, भाई बुओयेंसी फोर्स क्या था? नेट कांटेक्ट फोर्स ये था कि लिक्विड जो है वो सबमर्ज्ड बॉडी पर कितना कांटेक्ट फोर्स लगा रहा है। तो मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि जो नेट फोर्स आपका लगा है दैट इज ऑफ कोर्स F1 माइनस F2, दैट इज ऑफ कोर्स P1 माइनस P2 इंटू A। P1 माइनस P2 को बड़ा हम बेटा P1 माइनस P2 बेटा यहां पर Py है तो Py माइनस Px ऐसे लिख दो बड़ा। चलो वापस लिखता हूं, हाँ बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं। हाँ, F1 जो फोर्स है उसको मैं लिख सकता हूं प्रेशर एट Y इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ, प्रेशर एट बड़ा इस पॉइंट पे Y इंटू A माइनस F2 अगर लिखना हो तो प्रेशर एट X इंटू A।
मेरे पास आ गया पी वाई माइनस पी एक्स इंटू ए। ये पी वाई माइनस पी एक्स बेटा मुझे पहले से पता है, दैट इज रो इंटू ए इंटू एल इंटू ए। बड़ा ध्यान से देखो, ये रो एल ए क्या लिखा हुआ है इंटू ए। ये रो एल ए क्या है? ये रो एल ए क्या है? रो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, एल इंटू ए है बेटा ये वाला वॉल्यूम। तो जितना आपका ये सॉलिड सिलेंडर है उतनी जगह पर अगर लिक्विड होता तो उसका मास मल्टीप्लाइड बाय ये वाला एक्सेलरेशन। बड़ा फॉर्मूला मोर और लेस बड़ा वही आ गया, दैट इज एम एल इंटू ए। वहां पर आया था एम एल इंटू जी, यहां पर आया है बेटा एम एल इंटू ए। और ये बेटा आपका जो बॉयंसी फोर्स है किस तरफ लग रहा है? एक्सेलरेशन की तरफ लग रहा है। किस तरफ लग रहा है? एक्सेलरेशन की तरफ लग रहा है। और इसका फॉर्मूला अगर याद करना चाहो तो एम एल इंटू ए। एम एल क्या है? जो सॉलिड सिलेंडर है उसकी जगह अगर लिक्विड होता तो उसका कितना मास होता। तो आई होप बेटा वाली बात आपको समझ में आई गई होगी। ठीक है बेटा, तो चलिए ये फॉर्मूला बेटा हम याद रखेंगे, हमारे काम भी आएगा। ये फॉर्मूला बेटा बेसिक सही हमारे काम आना चाहिए। मैं अब अगले वाले पेज पे बड़ा एक छोटा सा बात पूछ लो आपसे कि ये बेटा मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है, ठीक है। इस बार बेटा ग्रेविटी है और मैं इसको इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा हूं। इसके अंदर एक सॉलिड है बेटा, ऐसा सॉलिड जिसका वॉल्यूम भी है, ऐसा सॉलिड जिसका वॉल्यूम भी है। बताओ कितना बॉयंसी फोर्स लगेगा? अब आप बोलोगे कि सर इस पॉइंट पर प्रेशर कम है, इस पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि इस बार ग्रेविटी है, तो इसलिए बॉयंसी फोर्स ऊपर भी लगेगा। मैं उसको एक बार के लिए FB1 लिख दूं, उसकी वैल्यू होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। बेटा लिक्विड डेंसिटी रो मान लेना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड ये अंदर डूबा हुआ वॉल्यूम इंटू जी। इसी तरह से लिक्विड सामने की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इस कारण से यहां पर प्रेशर कम होगा, यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा। इस कारण से इधर वाला फोर्स बड़ा होगा, ये वाला फोर्स छोटा होगा। इधर की तरफ भी बॉयंसी फोर्स का एक कंपोनेंट आएगा जिसे मैं FB2 बोल दूंगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? डेंसिटी लिक्विड की, वॉल्यूम सॉलिड का इंटू जी। जी नहीं बेटा, और आपका जो नेट बॉयंसी फोर्स आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो नेट बॉयंसी फोर्स आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ऐसे। दिस इज द नेट बॉयंसी फोर्स दैट इज रूट ऑफ FB1 का स्क्वायर प्लस FB2 का स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ रो VG का स्क्वायर प्लस रो VA का स्क्वायर, दैट इज रो और बड़ा V को बाहर निकाल लो और अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाए। ये बड़ा हमारा आंसर है, ये हमारा बॉयंसी फोर्स है। हालांकि समझदार बच्चा बोलेगा कि सर मैं इसको भी रो इंटू V इंटू G इफेक्टिव लिख सकता हूं। जब एक्सेलरेशन ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है तब जी इफेक्टिव की वैल्यू होती है रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो रो इंटू वी है ये तो ऑफ कोर्स मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड इंटू जी इफेक्टिव। सर मोर और लेस फॉर्मूला तो वही आ गया जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। आई होप बेटा वाली बात आपके समझ में आ गई होगी। तो बेटा आपका क्या बॉयंसी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। कब? जब ग्रेविटी नहीं थी और हमने इस कंटेनर को एक्सेलरेट कराया था। जब ग्रेविटी हुई तब यहां का प्रेशर ज्यादा, यहां का प्रेशर कम, एक फोर्स ऊपर आया। लेकिन एक्सेलरेट भी कर रहे हो तो यहां का प्रेशर कम, यहां का प्रेशर ज्यादा, तो इधर भी फोर्स आया। इन दोनों का रिजल्टेंट आपका बड़ा नेट बॉयंसी फोर्स आया। ठीक है, फॉर्मूला याद करना चाहिए, फॉर्मूला याद कर लो। मुझे फॉर्मूला में इतना इंटरेस्ट है नहीं, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में कि मेरे बच्चे इस बात को समझ जाएं कि यार प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फोर्स है वही तो बॉयंसी फोर्स है, कोई नई चीज थोड़ी है। इतना तो हम कर ही लेंगे, है कि नहीं? चलिए बच्चों अगली क्लास में पढ़ते हैं।